प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा में खास करके उत्तर लेखन इस तरह से कि अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकें, हर एक परीक्षार्थी की जरूरत होती है, क्योंकि ये जरूरत उसके सफलता और विफलता के बीच का वो टुकड़ा है जो कभी उसे सफल तो कभी उसे असफल बना देता है। और ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि थोड़ी सावधानी से ही इस सफलता और असफलता के बीच के गैप को काटा जा सकता है। हमारे साथ हैं दृष्टिकोण आईएएस अशोक राजपथ पटना के निदेशक श्री सुबोध कुमार। सुबोध सर, स्वागत है आपका। ये मुद्दा मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था और जब आपसे बात हो रही थी उसके अलावा भी कुछ सिविल सेवा के कोचिंग के संस्थापकों से, उनसे निदेशकों से बात हुई तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं हर लोग उत्तर लेखन की शैली और उत्तर लेखन की प्रक्रिया पर बात कर रहे थे और बहुत ऑब्जेक्टिव टॉक मुझे नहीं लगा। टेलीफोनिक बातचीत मेरी जो हुई, दर्शक हमेशा वो चीज चाहता है जहां उसे कम से समय में तत्काल सुधार दिखे। सर, बिल्कुल किसी भी भूमिका के बिना मैं ये पूछना चाहूँ कि बिहार प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में, जहाँ की जैसा आपने बताया कि कोई शब्द सीमा नहीं होती, वैसे में उत्तर लेखन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पहले तो ये जानना चाहूंगा कि लड़के क्या गलती करते हैं, उन गलती के कारण क्या होते हैं और उनको सुधारा कैसे जा सकता है। दूसरे हिस्से में, इस साक्षात्कार के दूसरे हिस्से में दर्शकों श्रोताओं, हम उन चीजों पर बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे या कुछ उदाहरण लेंगे पीछे आए हुए प्रश्न, और फिर हम देखेंगे कि उन प्रश्नों को उत्तर देते समय या उत्तर करते समय क्या लापरवाहियां संभावित हैं और वहां पर क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो ये इंटरव्यू दो हिस्सों में बटा होगा। पहला हिस्सा सुबोध सर अपनी बात रखेंगे और दूसरे हिस्से में हम प्रश्न के माध्यम जानना चाहेंगे कि हम कहाँ सावधानी बरतें या कैसे अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। सुबोध सर, देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा कि पीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो जीएस हो या ऑप्शनल हो जी, उसमें सिविल सर्विसेज की तरह शब्द सीमा की बात नहीं होती है। जैसे साइंस के क्वेश्चन में ये लगभग क्लियर होता है कितने शब्द में किस आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें इस रूप में मतलब कि कोई प्रस्तुतिकरण नहीं है क्वेश्चन का कि आपको इतने वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। लेकिन ये तो तय है कि जीएस फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, हमें जितने भी प्रश्न दिए होते हैं उनमें से 8 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। ऑप्शनल में 11-12 क्वेश्चन जो भी होता है उसमें हमें 6 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। समय सीमा 3 घंटे का होता है। तो 2 तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एक तो कि हम इतने टाइम में कितने वर्ड में हम आंसर को प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा कि एक आइडियल आंसर कितने शब्द का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम जीएस में आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा उत्तर है वो 400 वर्ड, 450 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और वही अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो एक आइडियल आंसर जो है वो अबाउट 700 वर्ड, 750, 750 वर्ड उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। इसलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते ही ऐसा नहीं होता है कि हम रटे हुए आंसर प्रेजेंट कर दिए। चूँकि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन इस रूप में होता है कि कुछ सोचने में भी समय लगता है, आंसर की फॉर्मेटिंग में भी टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को फिक्स करना होगा कि हम कितने वर्ड में आंसर को प्रेजेंट करें। दूसरी बात, जहाँ पे आपने बताया कि लड़कों को क्या परेशानी होती है, दरअसल यहाँ पे एक सामान्य अवधारणा है बीपीएससी को लेकर। ये कई स्टूडेंट्स से मैंने ये बात सुना, कई ऐसे हैं जो मतलब कि अभी सफल नहीं हुए, उनको लगा कि हमने ये लैक किया है। उनका ये मानना है कि अगर कॉपी पूरी भरी हुई हो तो हमें नंबर आएगा, अगर कॉपी पूरा भरा हुआ नहीं हो तो नंबर नहीं आएगा।
ये तो इसका मतलब है स्कूल कि- डेज में हम बात हाँ, करते थे कि कितने पेज और तो स्केल से एकदम मापना कितना लिखा। ये कंसेप्ट अभी भी बीपीएससी को लेकर है कि अच्छा। भाई वित्ता से आंसर लिखो नंबर आएगा। ओके। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा। एक आइडियल आंसर की जो शब्द सीमा होनी चाहिए उसी सीमा के दायरे में आप आंसर को प्रेजेंट करें तो नंबर आएगा। क्योंकि एक आंसर, एक बेहतर आंसर का जो एक आइडियल पक्ष होता है उसमें एक पक्ष होता है परिधि, दायरा। जी। आप आंसर को कितने मतलब किस दायरे में रखते हैं ये बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा, जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या है कि जैसे आंसर का 3 पार्ट होता है, किसी भी आंसर का 3 पार्ट होगा। एक तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका होता है। दूसरा आंसर का बॉडी पार्ट होता है जो आप उसका मुख्य हिस्सा कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। तो हमें इसके अनुपात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारा निष्कर्ष कैसा हो और हमारी भूमिका कैसी हो, बॉडी पार्ट कैसा हो और कितने शब्द में हो, ये बड़ा मायने रखता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट जो पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा गया कुछ, उसके शब्द को वो समझ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है और पूछा गया कि पाल मूर्ति कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, तो यहाँ पे उसके फीचर्स को पूछ रहा है, उसके लिमिटेशंस को पूछ रहा है। क्वेश्चन का यही पार्ट है। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो इंट्रोडक्शन इससे जुड़ा होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, और तब हम क्या करेंगे कि उसके फीचर्स को लिखेंगे, देन उसके लिमिटेशन के आधार पे हम निष्कर्ष को प्रेजेंट करेंगे, फिर आलोचनात्मकता क्या होगी। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि सबसे पहले पाल कला के विभिन्न पक्ष के बारे में, ठीक है, पाल कला के विभिन्न रूपों के बारे में वो भूमिका में प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, यानी वास्तुकला के बारे में प्रेजेंट कर दिया, मूर्ति कला के बारे में प्रेजेंट कर दिया और निष्कर्ष में उसके लिमिटेशन को थोड़ा सा लिखकर अपना राय दे दिया। तो होता क्या है कि आपने भूमिका को ही बहुत बड़ा कर दिया जो डिमांड में था ही नहीं, और इसमें ये उम्मीद करते हैं कि हमने काफी लिखा है, हमको नंबर आना चाहिए। तो ये तो निर्भर करता है उसकी उदारता पे कि वो नंबर दे दे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को देखेगा तो नंबर नहीं देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें आंसर को लिखने में। दूसरी बात है कि कई, चूंकि हमारे यहाँ लगातार टेस्ट भी होता रहता है और आरटीआई करके जो लोग भी अपने आंसर को मंगवाते हैं, मैंने उस आंसर को भी देखा है। तो चूंकि होता क्या है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन प्रामाणिक होना बड़ा मायने रखता है। प्रामाणिक होना मायने रखता है कि उसमें कितनी प्रामाणिकता है, आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए आपने बेहतर तरीके से आपने एग्जाम्पल प्रेजेंट किया या नहीं किया। बिल्कुल, ठीक है, और एग्जाम्पल अगर सटीक तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होता ही है, वो डायनेमिक नहीं होता है। इसका मतलब है कि वहां पे आपसे डिमांड किया जा रहा है उससे रिलेटेड तमाम एग्जाम्पल को आप प्रेजेंट करें। ठीक है, और वहां पे लड़के क्या करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल को प्रेजेंट करके आगे वो निकल जाते हैं, लगता है जैसे हमने अपना पूरा काम कर दिया। तो जो डिमांड किया वो तो आपने प्रेजेंट किया ही। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उभर कर सामने आता है क्या कि आंसर में लयबद्धता है या नहीं, आंसर में रिदम है या नहीं है। चूंकि एक रिदमिक आंसर होता है तो वो किसी भी परीक्षक को वो अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। लेकिन पता चलता है कि कभी सेंटेंस ही पूरा नहीं हुआ या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो वैसी स्थिति में मार्क्स नहीं आता है। और ये तब होता है जब हम आंसर को कायदे से टू द पॉइंट फॉर्मेट नहीं करते हैं। ठीक है, तब जैसे जैसे मेरे दिमाग में बातें आती है वैसे वैसे हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो रिदम खराब होता है। तो जिसके कारण भी क्या होता है, या तो आप बेतरतीब लिखते हैं, बड़ा होता है, या फिर ऐसा होता है कि वो सटीक नहीं होता है। ठीक है, सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगा। एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि आंसर बहुत बेहतर नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन के लिए गेस किया और गेस के हिसाब से अपनी तैयारी की। चूंकि यहाँ पे टीचर भी हैं, वो भी गेस करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से भी होता है। लड़की खुद भी क्या करते हैं, गेस करते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है कि हम इसको पूरी तरह रट के अगर हम वहां पे वोमेट करेंगे तो बहुत मार्क्स आ जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या होती है कि वो टॉपिक तो दिखाई देता है, लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो उनको उस तैयारी के प्रति भी लालच होता है, हम कुछ प्रेजेंट करेंगे शायद अच्छा लगे। तो जो वो तैयार किए होते हैं उसको भी प्रेजेंट करते हैं, जो डिमांड करता है वो सेकेंडरी हो जाता है। ओके, तो आंसर का लाइन लेंथ तो खराब हो ही जाएगा। सर, अपने पूरे टीचिंग कैरियर में कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसके आंसर लिखने के तरीके ने आपको प्रभावित किया हो, और उस आंसर में क्या खासियत थी?
बहुत ऐसे मतलब कि छात्र रहे हैं जिनका आंसर काफ़ी बेहतर रहा है, काफ़ी कंक्रीट रहा है। मैं नाम भी बताऊंगा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट मतलब प्रभावित किया है अपने आंसर से, तो वो मैं मोटे तौर पे ये देखता हूँ कि एक तो डिमांड के अनुकूल प्रेजेंट करना, दूसरा टू दी पॉइंट प्रेजेंट करना। अच्छा। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंटेशन जब होता है ना, जैसे आप पेज को खोलें और सीधे हमें आंसर दिखाई दे रहा हो, ये देख के लग रहा हो कि इसने क्या प्रेजेंट किया जो डिमांड किया गया, या आंसर को देखकर पता चले क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़ेगी दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो उस आंसर को देख के तो एकदम मतलब लगता है कि नहीं इसमें मार्क्स आना चाहिए। बिल्कुल। और सही में आंसर ऐसा होना चाहिए कि जांचने वाले को लगे कि किस क्वेश्चन का आंसर ये प्रेजेंट किया है, उसको क्वेश्चन देखना ना पड़े। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट भी हुआ है। क्वेश्चंस आंसर करते समय टाइटल्स और सबटाइटल्स लिखने की क्या भूमिका है? देखिए सर, होता क्या है कि जैसे बीपीएससी में तो ये बताता है कि अंडरलाइन करना, मार्किंग करना, चिन्हित करना, ये उसमें मना ही किया गया है। ठीक है। लेकिन जब हम टाइटल और सब टाइटल को किनारे में प्रेजेंट करते हैं जी। तो ये तब होता है जब क्वेश्चन बहुपक्षीय हो। ठीक है। जब क्वेश्चन बहुपक्षीय हो और हम टाइटल सब टाइटल का इस्तेमाल करते हैं जी। तो जब पहली बार परीक्षक पूरे कॉपी को एक बार पलट कर देखता है तो उसको ये लग जाता है कि नहीं, ये बंदा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमको दिखाने की कोशिश किया है। और जहाँ पे क्वेश्चन होता है वर्णन करें, विवरण करें, वहाँ पे टाइटल सब टाइटल की भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस किस चीज को इंगित करना चाह रहा है, किस चीज को सूचित करना चाह रहा है, ये एकदम साफ सुथरे तरीके से दिखता है। अगर उस आंसर को हम एसे के रूप में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं, लोग कहते क्या है कि स्टैंडर्ड का आंसर जो होता है वो पॉइंट वाइज नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। तो आप पैराग्राफ भी चेंज कर रहे हैं तो उसी पॉइंट के आधार पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वहां पे एक बचने की संभावना इन लोगों को लगती है, जैसा कि लोग बताते हैं, ये बताते हैं कि सर एक आधो पॉइंट अगर छूट भी गया तो उतना ढूंढने जाएगा वो। ठीक है, लेकिन जब हम पॉइंट लिखते हैं तब तो वो दिखाई देता है ना क्या छूटा है। लेकिन एक बात तो और मार्किंग की, जब हम पॉइंट के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं तो उसे ये पता चलता है कि इसने कुछ नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। तो मार्क्स भी बेहतर आने की संभावना होती है। ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसा मैं पेपर देख रहा था, बेसिकली मैं देख लें एक बार फिर से, जो मैं क्वेश्चन देख रहा था आए हुए प्रश्न, उसमें कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट दे दिया और उसके बारे में कहा कि स्पष्ट करें या तार्किक व्याख्या करें अपना, ऐसा कुछ नहीं। तो पहले तो कुछ टर्म्स जो एग्जाम के पेपर्स में और उनके कहिए कि काम जो आपको दिया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पष्ट करें, कोई एक क्वेश्चन दिया और उसके बाद लिखा स्पष्ट करें। जैसे मैंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेताओं की भूमिका स्पष्ट करें, या फिर मैंने कह दिया बिहार के नेताओं के योगदान की प्रासंगिकता बताइए या महत्व बताइए। तो ये सारे प्रश्न में छात्र कहाँ बहुत ध्यान देते हैं, प्रासंगिकता बताइए, मैं बात करता या सीधे वर्णन कीजिए। नहीं, मैंने एक चीज यहाँ पे मैं देखा भी है, यहाँ पे मैं एक चीज देखा हूँ क्या कि जब लोग आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो उनके दिमाग में अपना जो रटा हुआ क्वेश्चन है वो चलता रहता है। ठीक है। वो जो प्रिपरेशन करते हैं, जो तैयारी करते हैं, दो तरीके से स्टूडेंट तैयारी करते हैं। एक ओवरऑल नोट्स बना लिया उस टॉपिक पे, अच्छा, अब एग्जामिनेशन हॉल में उसको पता चलेगा हमें लिखना क्या है। अब ऐसी स्थिति में तो जो पढ़ा है उसी को प्रेजेंट करेगा, कुछ नया तो प्रेजेंट करेगा नहीं। ठीक है। सिर्फ उसको अशोक दिखना चाहिए। अच्छा। अब आगे अशोक की धम्म नीति का की प्रासंगिकता पूछ रहा है या धम्म नीति राजनीति से प्रेरित है, आप सहमत हैं, उसको इससे मतलब नहीं है। अशोक दिख रहा है, धम्म दिख रहा है, उसने अशोक की धम्म नीति को पढ़ा है, वो प्रेजेंट कर देगा। ठीक है। ठीक है, उसको आगे के क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। अगर वो देख भी रहा है तो कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो जानता है वही प्रेजेंट करेगा, दूसरा चीज तो वो प्रेजेंट करेगा नहीं। उसको ये भी पता है कि हम भर देंगे तो नंबर आएगा। ठीक है। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉपिक की तैयारी करते वक्त क्वेश्चन के साथ जुड़े होते हैं, या जहां पढ़ते हैं वहां टीचर भी इस रूप में पढ़ाने वाले होंगे जो टॉपिक को पढ़ाने के क्रम में लड़कों को बिल्कुल क्वेश्चन से जोड़ के रखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर हमारा प्रेजेंट होगा। तो वैसी स्थिति में वो क्या होता है कि डिमांड के अनुकूल प्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे उनके मार्क्स बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बहुत लोगों को अभी भी ये डिमार्केशन लाइन पता नहीं है। जैसे आपने जो कहा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा, मैं पहले इसके बारे में बात करूं। जैसे एक साल क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन में भी पूछा है, जीएस में भी क्वेश्चन भी पूछा गया
कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन अति कुशल उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल थी। ठीक है। इस कथन की व्याख्या आप कैसे करेंगे? ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट है, हमें अपने तरह से उसको प्रेजेंट करना है। तो ये एक साम्राज्यवादी इतिहासकार का स्टेटमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा सर। इस अति कुशल राजनीतिक चाल थी, बच्चे ने इस एंगल से कभी भी इतिहास पढ़ते हुए महात्मा गांधी को या उनके आगमन को नहीं समझा। जी जी। फिर वो इस क्वेश्चन का आंसर करते समय क्या करें? नहीं देखिए, अगर उसके पास मान लीजिए दिए गए विकल्पों में से और कोई प्रश्न उसके रिच का नहीं है, यह प्रश्न आंसर करना उसकी मजबूरी है। जी। और ये बिल्कुल नया एस्पेक्ट है गांधी के कैरेक्टर का जी, कि गांधी का आगमन विशुद्ध राजनीतिक चाल। नहीं, सीधी सी बात है, अगर वो इसे नहीं समझ रहा है ये स्टेटमेंट किसने दिया उसे नहीं मालूम है, नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन वो इतिहास का स्टूडेंट है और गांधी के बारे में पढ़ा है, गांधी के आंदोलन को पढ़ा है और वो हिस्टोग्राफी के मतलब कि विभिन्न एस्पेक्ट को अगर वो पढ़ा है तो इतना वो आराम से सोच सकता है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट कोई राष्ट्रवादी नहीं देगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट कोई साम्राज्यवादी ही देगा। ठीक है, ब्रिटिश समर्थक इतिहासकार ही ऐसा स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, वो अगर इस सेंटेंस को 2 बार 3 बार पढ़ेगा तो ये लग जाएगा उसको कि ये गांधी के कंस्पिरेसी की बात कर रहा है, गांधी की ईमानदारी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि ये उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल जस्ट लाइक कि कंस्पिरेसी की बात कर रहा है। दूसरी ओर वो ये बात जानता है कि भारतीयों ने गांधी को नेता के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया। ये तो गांधी को पढ़ा है तो वो समझ सकता है, ये जान सकता है भाई कि साउथ अफ्रीका में गांधी ने आंदोलन किया तो साउथ अफ्रीका में गांधी ने जो अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि वहां पे भी उन लोगों का वो नेतृत्व दे रहे थे जो पिछड़े हुए थे, वो अप्रवासी भारतीय थे जिनकी स्थिति काफी खराब थी। ठीक है, वहां उन लोगों को नेतृत्व वो दे रहे थे जो गांधी के विचारधारा से कई ऐसे थे जो सहमत नहीं थे, इसके बावजूद उनको साथ लेकर चलना, आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करना, सफलता हासिल करना। तो गांधी का जो साउथ अफ्रीका का अनुभव था वो लड़का तो जरूर पढ़ा होगा, या फिर जिस वक्त महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, क्योंकि बंग भंग के बाद जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ बिल्कुल फेल्योर हो गया, उदारवादी उग्रवादी के बीच सूरत में फूट पड़ गई। जो उदारवादी थे वो राजनीतिक निश्चिंतता की स्थिति में आ गए, उग्रवादी थे पुलिस दमन का शिकार हुए, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का भी दमन हो गया। तो वैसी स्थिति में बिल्कुल राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, भारतीयों को एक मुक्तिदाता की जरूरत थी और गांधी में वो चीज दिखाई दिया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। या ठीक, या फिर गांधी की रणनीति, गांधी का व्यक्तित्व, गांधी का संवाद उनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये स्टूडेंट तो समझ रहा है कि गांधी एक नेता के रूप में स्थापित हुए, इसमें व्यक्तित्व की भी भूमिका है, परिस्थिति की भी भूमिका है, तत्कालीन राजनीतिक डिमांड की भूमिका है, उनके राजनीतिक अनुभव की भूमिका है, राजनीतिक आदर्श की भूमिका है, वो एक्सप्लेन कर सकता है, बशर्ते कि 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़े और उसका अध्ययन गांधी पे रहा होगा तो सोच सकता और कर सकता। बिल्कुल। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं सर जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जी जी। और सीधे सीधे हम बात करेंगे उसी पर कि कैसे इन प्रश्नों का हम, चूंकि उदाहरण से शायद चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, सब्जेक्टिव टॉक जी जी कहीं ना कहीं। अब एक प्रश्न मैं देख रहा हूं जो हिस्ट्री में आपके सब्जेक्ट में कभी पूछा गया है, मौर्य युग के स्रोतों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। जी जी। अब जितना मैं समझ पा रहा हूं इसको, मौर्य युग के बारे में ये प्रश्न है ही नहीं, ये स्रोत के बारे में, स्रोत के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक मूल्यांकन का। जी 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 जी। देखिए, दरअसल क्या है कि जब भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का होता है जिसमें आगे आलोचनात्मक मूल्यांकन हो या समालोचनात्मक, इस तरह के छात्रों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बताता हूँ, नहीं सर, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रश्न मुझे स्रोत मुझे नहीं पता है हाँ, तब तो छोड़ना चाहिए, अगर वही पता है। लेकिन देखिए, इतिहास में क्या होता है ना कि स्रोत के बगैर आप किसी टॉपिक को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वही एविडेंस है उसे समझने के लिए, वही बेस है। ठीक है, तो जो इतिहास के छात्र है वो स्रोत को समझेंगे। यहाँ पे है क्या कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो अगर क्वेश्चन आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछता है या समालोचनात्मक मूल्यांकन पूछता है, टिप्पणी करे पूछता है या परीक्षण करे पूछता है, इसका मतलब है वो आपका तटस्थ राय देखना चाहता है, उसके पक्ष और विपक्ष को सामने रखते हुए उसके इंपॉर्टेंस को आप कैसे स्थापित करते हैं, इसको वो देखना चाहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मौर्य युगीन स्रोत को अगर हम देखें तो ढेर सारे स्रोत हैं, जिसमें कुछ स्रोत ऐसा है जो मुख्य स्रोत है मौर्य काल के लिए। ठीक है,
चूंकि बौद्ध लिटरेचर भी है, या श्रीलंकाई बौद्ध साहित्य भी है, कंबोडियाई बौद्ध साहित्य है, बहुत सारा बौद्ध लिटरेचर भी है, लेकिन बौद्ध लिटरेचर का अपना एक लिमिटेशन है। चूंकि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी है, इसलिए वो अशोक के बारे में थोड़ी प्रशंसा करते हैं और वो धर्म के बारे में विवरण करते हैं। इसका मतलब ऐसे जितने भी स्रोत हैं वो मौर्य काल के बारे में ओवरऑल जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि तत्कालीन बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से जानकारी देते हैं और अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति रुचि के बारे में जानकारी देते हैं। स्पष्ट है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य काल के बारे में, जो मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, राज्य के नेचर के बारे में, राजनीतिक आइडियोलॉजी के बारे में, तत्कालीन सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कुछ हद तक रिलीजन के बारे में वो हमें जानकारी देता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है। क्योंकि जो भी शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, न तो उनके बारे में चर्चा है, न उनके विस्तार के डेट के बारे में चर्चा है, उसका भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका ये समकालीन रचना है, लेकिन मूल प्रति आज अवेलेबल नहीं है। उस रचना के आधार पे बाद के दौर के यात्रियों ने जो प्रेजेंट किया उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उससे हमें जानकारी मिलती है मौर्यकाल के बारे में। तो मेगास्थनीज की इंडिका भी सोसाइटी के बारे में जानकारी देता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है, इकोनॉमी के बारे में भी जानकारी देता है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशन है। मेगास्थनीज तत्कालीन भारतीय समाज को सही तरीके से नहीं समझ पाता है, ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। या मुख्य रूप से अगर देखा जाए अशोक का अभिलेख ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जिस रूप में था आज उसी रूप में अवेलेबल है। अशोक ने अपनी तमाम एक्टिविटी का वर्णन किया, क्योंकि जो अभिलेख है वो राजादेश के रूप में है, राजकीय आदेश के रूप में आज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अशोक ने उसे खुदवाया, अशोक ने अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट किया, उसके भी अपने कुछ लिमिटेशन है। बाद के दौर में फिरोज शाह तुगलक ने कहीं के स्तंभ को कहीं और लगवा दिया, उसके लिमिटेशन। ठीक है, या अशोक जो भी मतलब कि वर्णन करता है अपने अभिलेख में, वो तत्कालीन इकोनॉमी के बारे में चर्चा नहीं करता है। ठीक है, तत्कालीन वो क्या कहता है सोसाइटी के बारे में विशेष चर्चा नहीं करता, उसका भी एक पक्षीय विवरण है। तो हम ऐसे तमाम स्रोतों के विशेषताओं को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिमिटेशन को प्रेजेंट करेंगे, और तब ये बताएंगे कि विभिन्न स्रोतों के आधार पे हम मौर्य काल के बारे में विभिन्न पक्ष के बारे में जानकारी देते हैं। वो क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि स्रोतों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में जैसा आप सुन रहे हैं, सर ने बताया कि आप उसके लिमिटेशन मानकन को भी साथ रखें। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर प्रश्न को थोड़ा बदला जाए जी, और इसको ऐसे कर दें कि स्रोतों के महत्व को संपुष्ट करें, स्रोतों के महत्व को संपुष्ट करें अगर क्वेश्चन होगा तो हमें तो क्या यहाँ पर हम लिमिटेशंस की चर्चा, वहाँ पे लिमिटेशन की चर्चा तब नहीं होगी, तब वहाँ पे गलती बच्चे करते होंगे। हाँ, तो वहाँ पे हमें उन तमाम स्रोतों के महत्व के बारे में प्रेजेंट करना है, बिल्कुल वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे अभिलेख में अशोक अपने राजादेश का वर्णन करता है, ये बताता है अपने मेजर रॉक एडिक्ट में कहता है, मैं चाहे जहां भी रहूं, मैं चाहे बाग बगीचे में रहूं, उद्यान में रहूं या शयन कक्ष में रहूं, प्रतिवेदन जनता की समस्याओं से हमें अविलंब अवगत करवाएं। इसका मतलब है, ये पता चलता है कि अशोक जनता के लिए हमेशा तत्पर है, जनता की समस्याएं उसके लिए प्रायोरिटी रखती हैं। ठीक है, तो वहां पे हम अभिलेखों के महत्व की पुष्टि करेंगे, मतलब हमें साबित करना है कि वो महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रश्न को मैं रिफ्रेम करता हूँ जी जी जी, और ये पूछता हूँ कि स्रोतों के महत्व की सहमति, आप कितने सहमत हैं उससे कि स्रोतों के महत्व की सहमति का सीमांकन करें? जी, स्रोतों के महत्व की सहमति का सीमांकन करें, इसका मतलब है कि स्रोत तत्कालीन मौर्य काल के बारे में जितनी जानकारी देता है जी, क्या ऑथेंटिक है या उसमें कुछ कमियां हैं, यानी यहाँ भी वो लिमिटेशन आ जाएगा। और वो आपकी सहमति असहमति को, हाँ, तो वो वही है कि मैं अपनी राय प्रेजेंट करूंगा। बिल्कुल, मैं अपनी राय प्रेजेंट। कितने छात्र जो आप लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, तो कितने छात्र ऐसे होते हैं जो इन चीजों को बहुत गहराई से समझ के, और उसी दौरान अगर स्रोत भी मुझे पता है जी, उसका महत्व भी कुछ हद तक मैं जानता हूँ, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाए कि महत्व को सीमांकित करें या अपनी सहमति को सीमांकित करें, तो वो उसी दौरान रिफ्रेम करे, और अगर नहीं कर पा रहा है
तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे तैयारी करने वाले छात्रों को? दरअसल क्या है अभी से वो क्या करें? सीधी सी बात है कि इसकी तैयारी का दो तरीका है। एक तरीका है कि पढ़ने वक्त पूछे गए क्वेश्चन के आधार पे टॉपिक को फ्रेम करें। ठीक है, कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि वो लगातार टेस्ट दे और किसी भी, या तो सीनियर हो या फिर टीचर हो, वो उससे उसका मूल्यांकन कराए कि कहाँ पे गलत किया है। क्योंकि एक बात देखिए, ये प्रैक्टिस की चीज है। जैसे हम आए दिन देखते क्या है, यहाँ उत्तर लेखन सिखाया जाता है। तो उत्तर लेखन सिखाया जाता है मतलब मैं एक बार किसी चीज को बता दूं तो इससे लिखना नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए किसी तैराक को अगर आप बैठा के क्लास ले लीजिए कि तैराकी कैसे करना है, तैराकी की कितने प्रकार होते हैं, क्या कस्ट्यूम उसका होता है और किस वक्त तैराकी करनी चाहिए, वो तैरना तो नहीं जानेगा। इसका मतलब उसको तालाब में उतरना पड़ेगा, हाथ पांव मारना पड़ेगा, उसको पानी पीना पड़ेगा, दब भी कभी घुट सकता है। इसका मतलब है आपको सीधे प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। आप गलती करेंगे, सामने वाला आपको बताएगा यहाँ डिमांड ये कर रहा है, आप सुधार करेंगे। ये गलती और सुधार की प्रक्रिया से ही ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की लेखन शैली स्तरीय नहीं रही, इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। जी। स्तरीय नहीं रही, कई बार तो ऐसा होता है कि उसको अपने बारे में अगर कह दिया जाए कि तुम 100 शब्दों में अपने बारे में लिखो, तो शायद वो उसको ये कहा जाए तुम अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करते हुए 100 शब्द लिखो, तो शायद वो ना लिख पाए। और ऐसे में अगर हम किसी शासन या उस शासन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो मुश्किल होता है। ऐसे में वो तैयारी के शुरुआती दिनों से ही ऐसा क्या करें देखिए, जो लेखन शैली उसकी बेहतर हो। मैं बता रहा हूँ, दरअसल क्या है कि इसका दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो क्या है ना कि जो हम पीटी की तैयारी करते हैं, न कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे वो गाइड और बुक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चूंकि शुरू से ही वो इंफॉर्मेटिव होते हैं, जब उनका पीटी निकलता है तब वो मेंस में आते हैं। ठीक है, और तब वो जानते हैं हमें डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है। तो तब तक उनका माइंडसेट ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका होता है। तो फिर यहाँ पे डेवलप करना उनके लिए थोड़ा जटिल होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम शुरुआती दौर से ही तैयारी करें तो या तो हम मेंस की तैयारी पहले करें या फिर पीटी और मेंस दोनों को हम एक साथ लेकर चलें, या हम किसी ऐसे टेक्स्ट बुक का भी अध्ययन करें साथ में जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ठीक है, तो उनका माइंडसेट उस रूप में तैयार होगा। ऐसा कोई किताब या जर्नल आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो लेखन शैली, मैं बता रहा हूँ, पढ़ने से लेखन शैली में सुधार की गुंजाइश हो? नहीं सर, एक बात बता रहा हूँ, किसी भी बुक को जब पढ़ते हैं ना, तो जब अगर हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो जितने भी अच्छे टेक्स्ट बुक है वो मतलब अवधारणात्मक पक्ष उसका थोड़ा प्रबल होता है। और ऐसे ढेर सारी किताबें हिस्ट्री में है, पॉलिटी में है, बच्चे इस बात को जानते होते हैं। ठीक है, तो अगर उस बुक को पढ़ा जाए और हर वक्त किताब के साथ क्वेश्चन बैंक साथ में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि कहा जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना, तो मैथ में तो जब हम पढ़ते हैं तो जब तक हमारा उत्तर नहीं बनता है हम आंसर को बनाते होते हैं। लेकिन आर्ट्स पेपर में क्या होता है कि हम जब किसी चैप्टर को पूरा कर लेते हैं तो हमें लगता है हमने पढ़ लिया। ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ। रिजल्ट ओरिएंटेड तब है जब हम उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन का हम आंसर लिखें और तब हमें लगे कि नहीं हमने अच्छा लिखा है और कोई देख के ये बताए कि नहीं ये सही है, तब हुआ कि आपने रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क किया। तो अगर क्वेश्चन पेपर साथ में हो और हम पढ़ के उसके आंसर को प्रेजेंट करें और शुद्ध करने के लिए उसको हम फिर रिपीट करें बेहतर करने के लिए, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट हो जाए। इसमें सर इकोनॉमिक्स में यूजुअली जब मैं जीमेट वगैरह के लिए बताता हूँ और वहाँ पर टॉपिक होते हैं जहाँ पर AWA सेक्शन होता है, एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, जहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि सहमति क्या है और अगर विरोध है तो कैसे है। वहाँ पर मैं सलाह देता हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स या जो भी अर्थशास्त्र संबंधित अखबार आते हैं उसका कोई एक आलेख पढ़ना है। जैसे किसी ने लिखा है कि भाई ये नीति भारत के लिए बेहतर नहीं, तो मैं बताता हूँ कि आप विषय में जाकर के और प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, जैसे इतिहास पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स रखो और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर करो। ये तुम्हारा एक सबल पक्ष हुआ। दूसरा ये कि चाहे तुम किसी विषय पर उस दिन का अखबार पढ़ रहे हो या कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, सही है, किसी लेखक ने अपनी एक राय रखी है, बिल्कुल तुम उसकी राय पर राय बनाते हुए एक आलेख लिखो और रोज लिखो।
एकदम सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा हो हम्म, तो उसको खुद समझ में आता है कि ऑथर ने एक पक्ष लिया एक पक्ष दिया, हाँ। और अगर उसकी कमियां हैं कहीं पर हम्म, तो वहां पर हम बात करते हुए लिख सकते, अपनी राय लिखो और फिर उसको किसी सीनियर से मिलकर दिखाओ कि भाई इसमें क्या कमी है, मेरे आर्गुमेंट में क्या फ्लॉज है। जैसे बहुत छोटा एग्जांपल से मैं आपके साथ शेयर करूं तो डेटॉल कहता है कि बेस्ट 99% ऑफ द डॉक्टर्स रिकमेंड द ब्रांड, आप नोटिस करेंगे अपने हर एड में कहते हैं। अब इसमें कमी क्या है, क्या ये पर्याप्त है मान लेने को कि डेटॉल अच्छा ब्रांड है? अच्छा बात है, हाँ। लेकिन उसमें कमी क्या है उस तर्क में, ये तब पता चलेगा जब हम उसको गहराई से समझें। ना वो डॉक्टर की स्पेशलिटी बता रहा है कि पता नहीं गायनिक से करा लिया हो, बिल्कुल, पता नहीं ऑर्थो वाले से करा लिया हो, सैंपल के डॉक्टर का कैरेक्टर नहीं पता। दूसरा, हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, 10 में से 9 से करा लो और 10 BHMS डॉक्टर्स को ले लो जिनकी वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, तब भी तुम्हारा डेटा सही हो जाता है। सही हो जाता है। लेकिन इस तो अब ये क्या हुआ कि तर्क में कमी कहाँ हो सकती है, तो जब वो सीनियर से मिले तो उसके तर्क में कमी कहाँ है जो वो ओरिजिनल लेखक को काउंटर कर रहा है, तो उसके तर्क में क्या क्या, तो यहाँ पर मान्यताओं की बात आ जाती है। तो फिर ऐसे केस में किसी भी प्रश्न को लिखते समय चाहे हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या उसके फेवर में जा रहे हैं, कुछ खास मान्यताओं के साथ वो बातें सही होती हैं, और कुछ मान्यताओं के अगर उसको ही हम इग्नोर कर दें तो वो असफल हो जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, दरअसल क्या होता है कि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जी, जहाँ पे किसी भी इवेंट के बारे में जब एक कारण की बात होती है कि इस कारण ऐसा हुआ, जी जी, ठीक है, तो मैं पहले भी एक बार चर्चा किया था कि जो किताब लिखते हैं उनका अपना एक सृष्टा पक्ष होता है, वो किसी बात से प्रेरित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, पाठकों का या विद्यार्थियों का अपना दृष्टा पक्ष होता है, उन्हें हर एस्पेक्ट से उसको देखना पड़ता है। तब ये देखना पड़ता है क्या एक कारण ऑथेंटिक है या अन्य कारणों के साथ इस कारण को हम ऐड। इस तरह का एक प्रश्न लेता हूँ सर, हाँ, ताकि चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो सके। एक एसेंशियल साहब हुए जिन्होंने कहा कि 1857 की, और ये प्रश्न आया हुआ है पीपीएससी में, कि 1857 की घटना के बारे में कहा है कि उसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के संबंध में हुआ और अंत स्वतंत्रता संग्राम में। अब अगर कुछ मान्यताएं मान लें तो ये धार्मिक आंदोलन हो जाएगा। दरअसल क्वेश्चन नेचर से है, उसके नेचर से, स्वरूप हाँ, से। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, इसमें ये जानना चाह रहा है कि आप क्या अपनी राय इसमें आप अपनी कोई राय बनाते भी हैं या नहीं। हाँ, तो जैसे एसेंस सेन अगर ये बात कहते हैं कि धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जी, और बाद में कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मुखर हो गया, ठीक है, तो ये कहने का उनका आधार क्या है? तो ये कहने का उनका आधार है ब्रिटिश धार्मिक नीति। कहने का मतलब तत्कालीन दौर में समुद्र पार भी सैनिकों को भेजा जाता था, इसका भी अनुमति दिया गया। समुद्र पार ये यात्रा यहाँ पे पाप माना जाता था कि भाई हमारे धर्म को वो भ्रष्ट कर देंगे। और 1857 के रिवोल्ट का जो तत्कालीन कारण था वो एनफील्ड राइफल की घटना थी। उसका जो कारतूस था उस पर एक रैपर लगा होता था जिसको दांत से खींच कर लगाना पड़ता था, और यह अफवाह था कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। भारतीयों को यह लगने लगा कि ब्रिटिश उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो ये मूल रीजन नहीं था, रीजन और भी कई पहले से जमा हो रहे थे बारूद की तरह। ये सिर्फ पलीते में आग लगाने का काम किया, ये तत्कालीन विस्फोट का रीजन बना। इसलिए इनका एक पक्ष है कि ये क्या था, धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, इसका नेचर धार्मिक था, वो कह रहे हैं। और बाद में कहते हैं ये राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया, चूंकि बाद के दौर में क्या हुआ कि शुरुआत हुआ ये सैनिक रिवोल्ट से, सैनिकों ने इसमें भूमिका अदा की, चूंकि सैनिकों को लगा उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। और बाद में इसमें कई गैर सैनिक आबादी शामिल हो गए, रियासत के कुछ हेड भी शामिल हो गए, साथ ही किसान भी शामिल हो गए, अवध के किसान, बिहार के किसान शामिल हो गए। और इसका क्या हुआ, अंतर क्षेत्रीय विस्तार हो गया। इसलिए इतिहासकारों का एक वर्ग ये कहता है कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन है। ठीक है, अब अगर हम दोनों पे चर्चा करें कि क्या ये धार्मिक स्वरूप लिए हुए है, तब हमें लगता है कि नहीं, ये धार्मिक जो रीजन है ये तत्कालीन कारण है, अन्य कारण जो मूल कारण है वो पहले से जमा हो रहे हैं। वो इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, वो राजनीतिक कारण हो सकता है, वो सामाजिक कारण हो सकता है, वो सब पहले से थे। ये तत्कालीन रूप में विस्फोट के रूप में अपनी भूमिका अदा किया, यानी आप कह सकते हैं ये उत्प्रेरक के रूप में काम किया।
ठीक है। और जब बाद में वो कहते क्या है कि इसका अंतर क्षेत्रीय विस्तार हुआ, इसमें गैर सैनिक आवाम की भी भूमिका है, तब फिर हम देखते हैं कि इसका भी एक लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन क्या है कि इसका विस्तार भारत के सीमित क्षेत्र में है। बहुत बड़ा भारत जो है इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रह गया। साउथ इंडिया की बात कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट की बात कर सकते हैं, इस आंदोलन से बिल्कुल अलग अलग रहा। कई ऐसा वर्ग है जो इस आंदोलन में शामिल ही नहीं हुआ, तो फिर इसे हम स्वतंत्रता संग्राम कहें, इस पर भी इतिहासकारों को आपत्ति है। ठीक है। तब जब हम यहाँ पे अपनी राय को प्रेजेंट करते हैं तो ये हम बताते हैं वहां पे कि अन्य कारणों के साथ हम इस कारण को ऐड करते हैं, तो ये क्या होता है, एक ऑथेंटिक कारण बन जाता है और ये उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है। इसलिए एसएन सेन ने कहा कि ये धार्मिक स्वरूप लिए हुए हैं, या इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी आंदोलन है चूंकि गैर सैनिक आबादी इसमें शामिल हुई और इसका अंतर क्षेत्रीय विस्तार हुआ। लेकिन एक्चुअल ये राष्ट्रवादी आंदोलन इसे नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। और तब आप अंतिम निष्कर्ष में इसे आप रिवोल्ट का सेट भी कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि सर एक वाक्य मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल 1857 से संबंधित या ऐसा कि विद्रोह संबंधित। 1857 एक धार्मिक आंदोलन है या एक राजनीतिक आंदोलन है? आंदोलन की शुरुआत मनुष्य के मन में किन परिस्थितियों में होती है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो राजनीतिक हो। अब मैंने प्रश्न एक सोचा, या ऐसे अगर हम इसको रिफ्रेम करें कि 1857 की क्रांति के विषय में धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप का विवाद निरुद्देश्य है, कथन की समीक्षा कीजिए। जी, विवाद निरुद्देश्य है, कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए दरअसल क्या है, ये अगर इस रूप में क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा 1857 का, तो ये इसलिए आप ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अभी भी स्वरूप पर विवाद चल रहा है। ठीक है, अभी भी स्वरूप पर विवाद चल रहा है, चूंकि इसके पीछे रीजन है। 1857 में जिन मतलब आंदोलनकारियों ने आंदोलन में भाग लिया, उस वक्त ब्रिटिश सत्ता थी और ब्रिटिश सत्ता काफी सशक्त रूप में मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है कि क्रांतिकारियों ने एविडेंस को छुपाया, बर्बाद कर दिया। आज हमारे पास वो एविडेंस नहीं है, और उस वक्त के जो भी हमें दस्तावेज मिल रहे हैं वो सरकारी दस्तावेज हैं, और सरकारी दस्तावेज जो है वो साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। वो रियल जो स्थिति थी उसकी जानकारी नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में अभी भी हम देखते क्या है कि इतिहासकारों के बीच ये विवाद बना हुआ है। कुछ कहते हैं क्या ये स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, कुछ कहते हैं क्या था ये महज सैनिक विद्रोह था, कुछ कहते हैं ये हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये विवाद के पीछे यही मूल रीजन है कि एक्चुअल स्रोत की कमी है। ठीक है। लेकिन एक इतिहास की विकसनशील शक्तियां भी होती हैं जहां पे हम अन्य इवेंट से किसी भी घटना का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। तो कई ऐसे इवेंट हैं जिसको जोड़कर इतिहासकार क्या करता है, इसके स्वरूप का निर्धारण करता है, और यही वजह है कि ये विवाद होता रहा है। और ये निर्देश नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता है कि 1857 तत्कालीन दौर में सफल तो नहीं रहा, लेकिन उसके इम्पैक्ट बाद में देखने को मिलते हैं। ये आंदोलन प्रेरणा स्रोत बना भारतीयों के। आंदोलन के उद्देश्य की बात नहीं कर रहा। हाँ, इस विवाद वही विवाद की बात कर रहा हूँ, चूंकि इसकी ऑथेंटिसिटी है इसलिए तो यह विवाद रहेगा। ऑथेंटिसिटी है, चूंकि आप देखते क्या है, कांग्रेस संस्था की स्थापना हुई तो कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज रूप में वर्क करना शुरू किया। इसका मतलब है कि उस दौर के नेताओं ने प्रेरणा लिया 1857 से कि अगर वो ऑर्गेनाइज होता तो सफल होता। जाहिर सी बात है। इसलिए बाद में जब कांग्रेस आंदोलन करता है तो ऑर्गेनाइज रूप में करता है ना। 1857 सफल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि विभिन्न वर्गों की भूमिका नहीं थी। बाद में जब कांग्रेस स्थापित हुआ तो आंदोलनकारियों ने क्या क्या विभिन्न, इसके बारे में वर्णन कर सकता है। एक और प्रश्न लेते हैं सर। बेसिकली मैं थोड़ा सा खांसी सर्दी में भी हूँ, आप माफ करिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। ठीक तो है। अब ये भी कहीं ना कहीं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड है। हाँ, तो अगर हम क्वेश्चन को ओपिनियन बेस्ड है तो फिर वही जाके रुकेंगे कि छात्र की अपनी क्या है, पढ़ाई ये इस तरह का अगर आता है ना तो आप इसके पक्ष में जाते हैं या विपक्ष में जाते हैं, ये होता है। अक्सर कई ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे हम उसके विपक्ष में चले जाते हैं।
लेकिन कई ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बिल्कुल प्रूफ होता है, तो वहाँ पे हम उसके पक्ष में वर्णन करते हैं। ये निर्णायक मोड़ कहें, डिमार्केशन लाइन कहें, परिवर्तनीय बिंदु कहें या इम्पोर्टेंस कहें, बात वही है। ठीक है। तो ये परिवर्तनीय बिंदु है, तो यहाँ पे हमें ये बताने की जरूरत है कि इसने तत्कालीन भारत की दशा दिशा को कैसे बदल दिया। ठीक है। क्या इसने आंदोलन की रूपरेखा को बदल दिया? क्या इसने तत्कालीन भारत की किसानों की सोच को बदल दिया? क्या इसने तत्कालीन भारत के राजनीतिक नेताओं की सोच को बदल दिया? और एक्चुअली हम देखते हैं कि ऐसा हुआ चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन है इंडिया का, ये पहला आप कह सकते हैं गांधी के नेतृत्व में किया गया आंदोलन जो सफल रहा। ठीक है। और जब गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा तो चंपारण के इस जीत का समाचार जब पूरे भारत के किसानों को मिला, तो पूरे भारत को किसानों को ये लगने लगा कि अगर वो संगठन के रूप में प्रिपेयर हो, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए और राष्ट्रवादी स्तर के नेता के साथ उनकी संबद्धता स्थापित हो जाए, तो वो ब्रिटिश सरकार पे दबाव बना पाएंगे, अपने पक्ष में आंदोलन कर सकेंगे। इसके पहले जो कांग्रेस थी पहले भी थी, और आपने पहले सुना होगा कि कांग्रेस में जो भी लोग शामिल थे पढ़े लिखे लोग ही शामिल थे, किसान का प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचता था। उस वक्त तक कांग्रेस के नेताओं को यही लगा था कि अभी ये अवेयरनेस के लायक ही नहीं है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह के बाद चाहे वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, गैर कांग्रेसी हो, कांग्रेस समाजवादी हो, सभी को ये लगने लगा कि अगर हम किसानों के बीच एक्टिविटी करते हैं और किसानों को अपने पक्ष में जोड़कर हम आंदोलन करते हैं तो आंदोलन का एक सम्यक विस्तार होगा और ब्रिटिश सरकार दबाव में आ सकती है। तो किसान के मनोविज्ञान के स्तर पे भी चेंज आया, राजनीतिक नेताओं के मनोविज्ञान के स्तर पे चेंज आया, और यहीं से हम देखते हैं कि राजनीतिक एक्टिविटी की शुरुआत होती है। ठीक है। गांधी ने पहली बार इस आंदोलन के जरिए ही भारतीयों को राजनीति का एक हथकंडा दिया, सत्याग्रह। ठीक है। और जो भी तत्कालीन दौर में वो नैतिक स्वतंत्रता के लिए या फिर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो विचार दिया वो चंपारण में देखने को मिलता है। तो ये परिवर्तनीय बिंदु है। अगर हम इसके पक्ष में हमारे पास पूरी तरह से एविडेंस है और हम सहमत हैं तो इसके पक्ष में जाएंगे। मेरा मतलब यहाँ पर अब सर ये है कि अगर हम अपनी बातचीत को कंक्लूड करें तो एक कंक्लूसिव नोट पर आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे, इसलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद छात्रों के कुछ प्रश्न हो जो हमारी बातचीत में कवर ना हो पाए, और कमेंट में ऐसे कई प्रश्न आते हैं, तो जरूरी हुआ तो हम एक और वीडियो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी ऐसी कोई बात जो आप लगता है कि छूट गई है हमारी चर्चा में और छात्रों को एकदम पॉइंटेड वे में बताना चाहें कि प्रश्न का आंसर करते समय क्या सावधानी बरतें। देखिए, दरअसल सर दो तीन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे अगर हमारे सामने कोई प्रश्न है तो अगर हम जब उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखने में सबसे जो जरूरी चीज है, जरूरी सबसे नहीं कर सकते लेकिन हाँ जो जरूरी बातें हैं, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि परिधि या दायरा, हमारा आंसर कितने शब्द में होना चाहिए, ये चीज पहला। ठीक है। दूसरा है कि हमारे आंसर का क्या अनुपात हो। ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट है और कंक्लूजन है। ठीक है। उसका तो क्या 25, 50 और 25% रखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल रखा जा सकता है। नहीं, पढ़ना का तो अंतर नहीं होता है। भूमिका जाहिर सी बात है कि भूमिका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि भूमिका में हम ये बताते हैं कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं। 15%, 15% हाँ रख सकते हैं। 15 उसके बाद आप बॉडी पार्ट की बात कर 60%, हाँ बिल्कुल 60-70%, 60-70% हम निष्कर्ष को बने तो इसको 15-15 बिल्कुल भूमिका को 15% रखिए, कंक्लूजन को 15% रखिए और 70% बॉडी पार्ट पर दे सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सर आपने। उसके बाद जो हमें तीसरी चीज पे ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि प्रामाणिकता पे ध्यान देना है। हम किसी भी आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें अपने आंसर के पक्ष में जो एग्जाम्पल प्रेजेंट करने चाहिए, जिस सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर किसी के स्टेटमेंट की जरूरत है तो उसे बखूबी प्रेजेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वो आंसर में वजन देता है, लगता है आपने ऑथेंटिक आंसर को प्रेजेंट किया। इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात है कि आपकी भाषा सही होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, और क्या कहा जाता है कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बेहतर होना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से अगर लगता है कोई डायग्राम की
जरिए हम इन चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं तो दे सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न है जहाँ पे हम मैप के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम एक कॉमन सा चीज़ है जो अच्छे आंसर के लिए जरूरी होता है। साथ में यह भी जरूरी होगा कि अनावश्यक डायग्राम भी ना डालें। बिल्कुल 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 डालेंगे, जब डिमांड है तभी डालेंगे। जी जी। और उसके बाद जो ध्यान देने की बात है वो ध्यान देने की बात है कि जो मतलब टेल के रूप में क्वेश्चन होता है, लास्ट में जो होता है, जैसे आपने बोला ना कि वर्णन करें, विवरण करें, उल्लेख करें, प्रकाश डालें, ठीक है, इस टाइप से अगर होता है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन के आंसर में व्याख्या करें पूछ रहा है, क्वेश्चन के आंसर में पूछ रहा है कि उल्लेख करें, क्वेश्चन के आंसर में पूछ रहा है क्या प्रकाश डालें, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करने में हमें ऑब्जेक्टिविटी के रूप में रहना होगा। जैसे वो आंसर है जो डिमांड कर रहा है, जो मुद्दे हैं उसे हमें गिनाना है, सीधे सीधे हमें प्रेजेंट करना है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ, तुलनात्मक रूप में। चूंकि कह रहा है प्रकाश डालें, जाहिर सी बात है हमें इस रूप में प्रेजेंट करना चाहिए कि साफ तौर पे हम बताएं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कहने का हमारा तरीका क्या होता है, हम एग्जाम्पल का सहारा लें या तुलना करें। लेकिन वही अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्णन करें, विवरण करें, ठीक है, सूचित करें, सांकेतिक करें, तो हम बिल्कुल उन चीजों को गिना देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, सिस्टमैटिक ये डिमांड कर रहा है, हमने लिखा। लेकिन वही अगर क्वेश्चन पूछ रहा है टिप्पणी करें, परीक्षण करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन, समालोचनात्मक मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण करें, रेट करें, तब वहां पे हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रेजेंट करना है। यानी हम फीचर्स को प्रेजेंट करेंगे, लिमिटेशन को प्रेजेंट करेंगे, देन हम उसके महत्व को, अपनी राय को प्रेजेंट करेंगे डिमांड के अनुरूप। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ रहा है लास्ट में विश्लेषण करें, तो जाहिर सी बात है विश्लेषण करें का मतलब हुआ कि अगर वो चीज अगर गुथा हुआ है, हम उसको अलग अलग प्रेजेंट करके उसको प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये उसके लास्ट में जो डिमांड कर रहा है इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इनमें से अगर कहा जाए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें से अगर मैं कहूँ, पहला ज्यादा जरूरी है कि बहुत साफ सुथरा हो, भाषा बेहतर हो, ठीक है, सहज प्रेजेंटेशन हो, ये पहला है। अगर सब है और ये नहीं है, कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल, अगर इसमें से कुछ नहीं है और ये है तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, और अगर सब है तब तो खैर कुछ कहा नहीं। तब तो बहुत धन्यवाद सर, आपका समय निकाला आपने। सुबोध सर से मुखातिब थे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने का तरीका क्या हो, और हम फिर आपसे मुखातिब होंगे दर्शकों श्रोताओं अगले ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो में जो भी आगे के प्रश्न जानना चाहते हैं, हमारे चर्चा में शामिल होना चाहते हैं कि उस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करें, कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलिए।